वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के शानदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से जारी हुआ ये कृषि विज्ञान का एक मॉडल पेपर है जो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का रहने वाला है। इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम आपको एक एक क्वेश्चन का उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपका पेपर है वो 56 नंबर का रहने वाला है और समय रहेगा आपका वही 3 घंटा 15 मिनट। प्रश्न है आपका पहला, जिसमें आपने को बहुत चयनात्मक प्रश्न या फिर हम एमसीक्यू टाइप के प्रश्न कह सकते हैं, जिसमें हम पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आए हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पहला है कि मृदा के अवयव कौन से हैं। तो मृदा के अवयव अपन जानते हैं सभी होते हैं, खनिज पदार्थ भी होते हैं, जल एवं वायु भी होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। दूसरा है कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण आपका संगमरमर होता है। तीसरा प्रश्न है कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले स्तरों में जाकर जमा होना क्या होता है। इसका आप दोस्तों उत्तर कमेंट करके जरूर बताना। ये एकदम इजी एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हम इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। चौथा है कार्बनिक क्लोराइड की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। तो अपन जानते हैं ये होती है 150 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी, और धनायन विनिमय का मात्रक होता है वो होता है सेंटीमोल प्रति केजी। अब है कार्बनिक क्लोराइड कौन सा है। तो अपन जानते हैं कार्बनिक क्लोराइड कौन सा होता है, ह्यूमस होता है। और आयन विनिमय एक प्रकार का कौन सा प्रक्रम है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है आयन विनिमय। पीएच व ओएच का योग हम जानते हैं कितना होता है, 14 होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र ऐसे होता है Ca, फिर अपन लिखेंगे OH का होल ट्वाइस 2। ये होते हैं बुझे हुए चूने का सूत्र। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। तो प्राथमिक पोषक तत्व की ट्रिक होती है NPK। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस, P का मतलब होता है फॉस्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम। तो कैल्शियम होगा वो आपका इसमें गलत आंसर हो जाएगा। DAP का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा NH4HPO4 हो जाएगा। अब है ये NH2CH2, ये आपका यूरिया का सूत्र है। ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसका है, यूरिया का। फिर है फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों में फॉस्फोरस का उपयोग जो होता है कितना प्रतिशत होता है। तो ये अपन जानते हैं 5 से 10% होता है। फिर नील हरित शैवाल व अजोला का प्रयोग किसमें होता है, ये होता है आपके धान के पौधों में। ठीक है। अब है कम तथा अधिक समय विधि में दूध को धारण किया जाता है। इसको अपन अगले पेज पे देखते हैं। ये आपका ये कम तथा अधिक समय विधि में दूध को धारण किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर 63 और 30 मिनट 63 डिग्री सेल्सियस। मृदा में जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अपन जानते हैं 10:1 होता है। किस तत्व के कारण फसलों में जड़ ग्रंथियों का विकास होता है। तो ये आप इसका उत्तर हो जाएगा आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कारण क्या होता है, जो मृदा में जो जड़ें होती हैं उनके पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जड़ ग्रंथियों का विकास होता है। तो ये आपका हो जाएगा फॉस्फोरस। फिर है सल्फेट ऑफ पोटाश में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है। तो ये हो जाएगा 60%। ये आपके चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है प्रश्न। फिर है अधिक जहरीले कृषि रसायनों पर किस रंग का टैग लगा होता है। तो अपन जानते हैं कि जो चीज़ अधिक जहरीली होगी, अपन जानते हैं जो खतरे का निशान होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है खतरे का निशान। तो इस पे जो टैग होगा वो किस कलर का होगा, रेड कलर का। फिर है दूध में जल की मिलावट का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। ये अपन जानते हैं जो लैक्टोमीटर यंत्र होता है उसके द्वारा दूध में जल की जो मिलावट होती है उसके द्वारा पता लगाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट है आग्नेय व अवसादी चट्टानों के मूल रूप में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उपरांत जो चट्टानों का निर्माण होता है वो कौन सी चट्टानें होती है। तो इनमें जो चट्टानों का निर्माण होता है वो आपकी कौन सी होती है, रूपांतरित चट्टानें होती है। तो ये जो आपके चट्टानों का निर्माण होगा वो कौन सी चट्टानें होगी, रूपांतरित चट्टानें। फिर अपना अगला प्रश्न है कि जो मृत्तिका पर आवेश होता है वो कौन सा होता है। तो मृत्तिका पर अपन जानते हैं कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। मृत्तिका पर आवेश होता है नेगेटिव, या अपन कह सकते हैं माइनस का आवेश होता है। फिर है कि नत्रजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम किस पे दिखाई देते हैं। जो ये जो नत्रजन की लक्षण है वो सर्वप्रथम दिखाई देते हैं पुरानी पत्तियों पर। तो इसमें हम रिक्त स्थान में लिख देंगे पुरानी पत्तियां। पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे नत्रजन के जो लक्षण होंगे। फिर है कि एमाइड युक्त एक कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा। तो ये तो अपन जानते हैं एमाइड युक्त क्या होता है, यूरिया। यूरिया होता है वो एक एमाइड युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। जीवधारियों के नाखून, बाल, त्वचा, हार्मोन्स किससे बने होते हैं। तो ये एक प्रोटीन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, कीरेटिन प्रोटीन कहते हैं। कीरेटिन
केराटिन प्रोटीन होता है जिससे मिलकर बने होते हैं। फिर है कि पीपल का एक पौधा जीवन काल में ऑक्सीजन कितना देता है? तो पीपल का एक पौधा है वो 7 या उससे अधिक पीढ़ियों तक, 7 या उससे अधिक पीढ़ियों तक ऑक्सीजन देता है जो पीपल का पौधा होता है। अब ये एक साल में कितनी ऑक्सीजन देता है? लगभग 100 kg ऑक्सीजन देता है। एक साल में पीपल का पौधा होता है वो लगभग 100 kg ऑक्सीजन देता है। तो इसको हम एक बार रफ कर लेते हैं। फिर है पानी में अधिक फ्लोराइड दांतों की हड्डियों में रोग पैदा करता है, कौन सा होता है? तो पानी में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो इससे अधिक हो जाए, किससे? 0.7 mg प्रति एल से अधिक होता है तो वो इसमें रोगजनक होती है। गाय की दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.030 इतना होता है ये गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में अपन जानते हैं कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन होता है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और दूध का जो मापन होता है जिसमें दूध की मिलावट को अपन चेक कर सकते हैं कि उसमें पानी मिला या नहीं, वो होता है लैक्टोमीटर। फिर अपन अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या पंक्ति में देने हैं। ये आपके कौन से प्रश्न है? अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये आपके हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का मतलब है आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन से ज्यादा आपको इसका आंसर नहीं लिखना है। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला है कि सिलिकेट कणे होते हैं, सिलिकेट क्ले कितने प्रकार के होते हैं? फिर अपना अगला प्रश्न है कि धनायन विनिमय क्षमता होती है उसकी इकाई क्या होती है? जो आपकी धनायन विनिमय क्षमता होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? CEC कहते हैं, उसकी इकाई क्या होती है? पीएच शब्द की खोज किसने की थी? RSC का सूत्र लिखना है। और फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखने हैं। और DNA व RNA में अंतर लिखना है। तो फास्फोरस युक्त जो उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ होंगे वो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। फिर है DNA व RNA में अंतर। तो DNA व RNA में अपन अंतर जानते हैं। पहला तो इनका पूरा नाम हो जाएगा। DNA का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि RNA का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। फिर है ह्यूमीकरण से क्या तात्पर्य है? मृदा में शैवाल का एक कार्य गतिशील तत्वों के नाम और पोषक तत्वों की अनिवार्यता के सिद्धांत किसने दिया था? अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके आपको यहाँ पर लिख के लाए हैं तो आप इनसे नोट कर लेना। पहला प्रश्न था कि सिलिकेट कण कितने प्रकार का होता है? तो अपन जानते हैं 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है 1:1 प्रकार और दूसरा होता है 2:1 प्रकार। दूसरा था कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई कौन सी थी? तो धनायन विनिमय क्षमता की इकाई अपन जानते हैं प्रति 100 ग्राम मृदा सेंटीमोल केजी कह सकते हैं अपन। पीएच शब्द की खोज किसने की थी? सोरेन PL सोरेनसमैन ने की थी। RSC का सूत्र क्या होता है? अब इसमें ये RSC वाला 2 प्रश्न आते हैं। इसमें एक तो आता है SAR और RSC के सूत्र। तो SAR का सूत्र है वो ये है और RSC का सूत्र है वो ये है। ये दोनों सूत्र SAR और RSC के सूत्र हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ थोरियम और यूरेनियम हो गए। फिर छठा प्रश्न था DNA और RNA में अंतर होते हैं। तो ये हमने 2 अंतर लिख दिए कि DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है जबकि RNA में राइबोस शर्करा होती है। DNA दोहरी हेलिक्स संरचना होती है। DNA की संरचना होगी वो ऐसी होगी, मतलब दोहरी हेलिक्स होगी, जबकि RNA की ऐसी सिंगल होगी। होमिनीकरण से क्या तात्पर्य है? मृदा में जैविक पदार्थों का विघटन और ह्यूमस का निर्माण होमिनीकरण होता है। अब मृदा में शैवाल का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। गतिशील तत्वों के नाम लिखिए। तो गतिशील तत्व एक नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और फास्फोरस। फिर अपन जो अपना अगला प्रश्न था कि जो खोज थी पोषक तत्वों की अनिवार्यता सिद्धांत की खोज आर्मिटेज और डेनिस ने की थी। तो ये वाला प्रश्न था खोज किसने की थी? 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? आर्मी ने, एक का नाम था आर्मिटेज और डेनिस ने। ये 2 वैज्ञानिक थे आर्मिटेज और डेनिस। इन्होंने किसकी खोज की थी? पोषक तत्वों की अनिवार्यता सिद्धांत की खोज की थी। फिर अपन अगले प्रश्न देखते हैं। फिर अपने प्रश्न थे ये आते हैं खंड ब में, ये आते हैं आपके खंड ब वाले प्रश्न आते हैं। अब इसमें आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखने हैं। तो पहला है मृदा परिस्थिति का किसे कहते हैं और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व तो लिखना है। फिर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस वर्ग से संबंधित होते हैं?
मृदा कोलाइड के 4 गुण भी लिखने हैं। उभय प्रतिरोधन विलयन क्या है और इसके गुण लिखते हैं। विद्युत चालकता क्या है, इसकी इकाई, लवणीय व क्षारीय मृदा में विभेद, वर्मी कंपोस्ट के लाभ, एंजाइम के गुणधर्म और नाइट्रेट एरोब का संक्षिप्त में वर्णन। तो इनके एक एक करके अपन उत्तर देखते हैं। सबसे पहले मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। मृदा परिच्छेदिका को समझाना है तो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है अपन जानते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो मृदा की खड़ी कटान करने पर दिखाई देने वाले विभिन्न संरचनाओं के परतों के योग को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। यह मृदा वर्गीकरण की एक इकाई है। मृदा के समान गुणों युक्त परतों को संस्तर मृदा संस्तर कहा जाता है। 4 प्रकार की परतें होती है। एक तो ओ स्तर, फिर ए संस्तर, फिर बी संस्तर और सी संस्तर। फिर अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है ह्यूमिफिकेशन क्या है, तो उसकी भी हमने परिभाषा लिख रखी है नीचे। अगला प्रश्न था कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का क्या महत्व है, उसका महत्व लिखना है। तो मृदा जीवाश्म पदार्थ तथा मृदा में उपस्थित कार्बन एवं नाइट्रोजन के अनुपात को कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। जो मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होगा उसी को अपन कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहेंगे। और सामान्य मृदा के लिए इसका जो अनुपात होता है वो 12:1 होता है कार्बन और नाइट्रोजन का। महत्व क्या है कि कार्बन जो नाइट्रोजन अनुपात से मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण विच्छेदन होता है वो तीव्र होता है। तो जैसे ही आपके नाइट्रोजन की जो मृदा में नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ेगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, जिससे जो विच्छेदन की क्रिया होगी वो तीव्र हो जाएगी और पादप की वानस्पतिक जो वृद्धि होती है वो अधिक होती है। फिर है कि पादप में जो कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है एवं उसके फलन तीव्र होता है। विनाइट्रीकरण क्या होता है उसको भी इसमें समझाया गया है। अगला प्रश्न था नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक रूप से पौधों के लिए अमोनिया उपयोगी अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करेंगे, N2 को अपन किस में बदलेंगे, NH3 में बदलेंगे। हेल्प किसकी लेंगे, वायुमंडलीय बैक्टीरिया की। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन कौन से हैं, तो जीवाणु पहला जीवाणु है जो कि स्वतंत्र जीवाणु रहने वाले एजेटोबैक्टर और कोलेस्ट्रीडियम। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम और फ्रैंकिया, और ये जीवाणु मुख्यतः प्रोकार्योटा वर्ग से संबंधित हैं। फिर मृदा कोलाइड के गुण क्या थे, ये 4 गुण लिख देते हैं। छोटा आकार, विद्युत आवेश, जल धारण क्षमता, विनिमय क्षमता। फिर वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या लाभ थे, तो ये 2 नंबर का प्रश्न है तो अपन ने 4 लाभ लिख दिए कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता में सुधार करता है, पर्यावरण अनुकूलन और जैविक और फसलों की गुणवत्ता बढ़ाता है। फिर अपना अगला प्रश्न था कि उभय प्रतिरोधन विलयन क्या है, जिसको अपन बफर विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जो बाहरी अम्ल या क्षार जोड़ने पर अपने पीएच को स्थिर रखता है। गुण क्या है कि उभय प्रतिरोधन जो विलयन होता है वो अपने पीएच को स्थिर रखता है, जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है और अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का होता है। अब उभय का मतलब क्या होगा, दोनों। उभय का मतलब होगा अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। तो इसमें जो पीएच है वो दोनों ही काउंट होगी, अम्लीय और क्षारीय की। अगला प्रश्न था कि विद्युत चालकता जिसको अपन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं वो क्या थी। तो इसकी परिभाषा है कि मृदा या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी जो प्रवाहित करने की क्षमता होती है, मृदा में या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है, उसको अपन विद्युत चालकता कहते हैं। इकाई होती है इसकी मिली सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। फिर ये लवणीय और क्षारीय मृदा में भेद क्या है। लवणीय मृदा में क्या होगा, लवण अधिक मात्रा में होंगे, और क्षारीय मृदा में क्या होता है, सोडियम आयन अधिक मात्रा में होंगे। पीएच 8.5 से कम होती है, इसमें पीएच 8.8 से अधिक होती है, विद्युत चालकता अधिक होती है, विद्युत चालकता कम होती है। लवणीय मृदाओं की होती है वो विद्युत चालकता अधिक होती है, और अलवणीय या अपन क्षारीय मृदाओं कह सकते हैं उनकी विद्युत चालकता होती है वो कम होती है। फिर एंजाइम के मुख्य गुणधर्म लिखने थे। तो एंजाइम अपन जानते हैं क्या होता है, रंगहीन ठोस पदार्थ होता है जो जल में विलय होता है। आणविक द्रव्यमान होता है इनका अधिक होता है। इनके जो कोलाइडी प्रकृति होती है, विशिष्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये शरीर तापमान व सामान्य पीएच पर ही कार्य करते हैं। अगर तापमान बढ़ा देंगे या पीएच बढ़ा देंगे तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे। इनकी अल्प मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है, मतलब थोड़ी सी मात्रा पूरी अभिक्रिया को कंट्रोल कर सकती है। एंजाइम अकार्बनिक व कार्बनिक दोनों रूपों में पाए जाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर 10 सेंटीग्रेड से 20 गुना तक हो जाती है। मतलब अपन 10 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेंगे तो उसकी दर है वो कितनी होगी, 2 गुना हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है जो आपके बड़े वाले खंड से रहने वाले हैं, नाइट्रेट उर्वरक का संतुलित में वर्णन कीजिए। ये एक क्वेश्चन छूट गया है, इसको भी हम देख लेंगे। फिर खंड 6 वाले प्रश्न है कि लवण प्रभावित मृदाओं के लक्षण एवं बनने के कारण, और उसके अथवा में है कि अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण और सुधार के उपाय लिखने हैं। अब ये जो प्रश्न है 14, 15, 16, 17, इसमें अथवा में जो प्रश्न देंगे हम इन दोनों का सोल्यूशन लिखेंगे।
इन दोनों में से एक करना है, अथवा में से क्या है, इन दोनों में से एक करना है। हम तो आपको इन दोनों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपको इन दोनों में से एक ही प्रश्न करना है एग्जाम में। रासायनिक उर्वरक में जो भारी तत्व संचयन के प्रभाव है उसको समझाना है और वायु प्रदूषण नियंत्रण की मुख्य विधियों का वर्णन करना है। 16 प्रश्न है कि जैव उर्वरकों का लाभ एवं प्रयोग करते समय सावधानियां और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 उर्वरकों का वर्णन। तो इनके अपन एक बार आंसर देख लेते हैं। पहला है नाइट्रोजन उर्वरक का संक्षिप्त वर्णन। तो अपन जानते हैं नाइट्रोजन उर्वरक कौन से होते हैं, वे उर्वरक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट NO3- के रूप में उपलब्ध होता है और पौधों को तेजी से नाइट्रोजन प्रदान करता है और उनकी वृद्धि को भी बढ़ाता है। उदाहरण हो जाएंगे कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। लाभ क्या है, पौधों में हरा रंग या क्लोरोफिल को बढ़ाएगा, शीघ्र असर दिखाता है और मिट्टी में लवणता बढ़ाता है। सावधानियां क्या है कि अत्यधिक उपयोग से भूजल प्रदूषण होता है, मतलब इसके उपयोग से जो आपका भूमि में प्रदूषण होता है वो ज़्यादा होता है। लवण प्रभावित मृदा के लक्षण और बनने के कारण। तो लक्षण हमने ये देख लिए कि मृदा की सतह पर सफ़ेद परत का दिखाई देना होता है, फसलें पीली पड़ जाती हैं, जल धारण क्षमता कम हो जाती है, फसल उत्पादन में कमी आती है और pH 8.5 से ऊपर हो जाती है। फिर है कि इनके बनने के कारण क्या हैं, तो कारण हो सकते हैं आपके जो खेती में अधिक सिंचाई हो गई, पानी खारा हो गया, अल्प जल निकासी और मौसम भी इनके कारण हो सकते हैं। फिर प्रश्न था कि अम्लीय मृदा बनने के कारण, ये अथवा में प्रश्न थे, 14 प्रश्न था ना, इसके अथवा में प्रश्न थे। ये भी 14 प्रश्न है, ये भी 14, ये उसके अथवा वाला प्रश्न है। तो ये वाला प्रश्न है वो 14 प्रश्न के अथवा वाला प्रश्न है। तो ये कौन सा है, अथवा वाला प्रश्न, उसका सॉल्यूशन है, अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना ना कि दोनों 14 कैसे आ गए। अम्लीय मृदा के बनने के कारण क्या है, भारी वर्षा, अमोनियम उर्वरक का प्रयोग हो गया, जैविक पदार्थों का अपघटन और खनिजों का अपक्षय। सुधार के उपाय क्या है कि आप चूना पत्थर का उपयोग कर सकते हो, सही उर्वरकों का चयन जैसे कि अमोनिया आधारित उर्वरकों को कम कर सकते हैं, जैविक पदार्थ जैसे कि जैविक खाद और कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जल निकासी में सुधार। ये हो गया। अब था कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की जो मुख्य विधियां है वो कौन सी है। तो ये हमने 5 विधियां बता रखी हैं जो वायु प्रदूषण की मुख्य विधियां हैं। और इसी के अथवा में प्रश्न था ये कि रासायनिक उर्वरक से भारी तत्व संचयन के प्रभाव को समझाइए। तो ये 5 इफेक्ट हैं, उनके हिसाब से आप समझा सकते हैं। इन दोनों में एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। फिर अपना प्रश्न था जैव उर्वरक के लाभ एवं प्रयोग करते समय सावधानियां और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 उर्वरक के नाम। फिर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और प्रत्येक उर्वरक का उदाहरण देना है और मोनोसाइक्राइड का नामकरण लिखना है। तो इनके भी उत्तर देख लेते हैं एक एक करके। जैव उर्वरक के लाभ एवं हानियां। तो ये जैव उर्वरकों की क्या है, लाभ। लाभ में क्या है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, मृदा की संरचना में सुधार करते हैं, फसलों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। और ये उनकी क्या है, सावधानियाँ। अब सावधानियाँ में आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो जैव उर्वरक को सही समय पर लगाना चाहिए, अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए और इन्हें छायादार और ठंडी जगह पर ही संग्रहित करना चाहिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये उसके अथवा वाला प्रश्न है, अथवा वाला प्रश्न। तो अथवा वाले प्रश्न में क्या था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक थे उनके बारे में बताना था। तो पहला तो है राइजोबियम और दूसरा है एजोस्पिरिलम। तो ये हैं जो दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और ये गैर दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है और वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करता है। अब अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वाला प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वर्गीकरण हमने समझा दिया, एक मोनोसैकेराइड होता है, एक डाइसैकेराइड होता है और एक पॉलीसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड क्या होगा, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट। उदाहरण कौन से होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड क्या होगा, इसमें 2 मोनोसैकेराइड के संघों से बनता है या इसमें 2 से 10 हो सकते हैं, ठीक है। फिर है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कई होंगे 10 से अधिक, 10 से अधिक क्या होंगे, मोनोसैकेराइड होंगे। इसके उतार होंगे स्टार्च और सेल्यूलोज। तो उदाहरण याद रखने हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के। और नामकरण में क्या है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का, तीनों का क्या है, अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन इनकी संरचना होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न था कि पास्चुरेशन को परिभाषित करना है और इसकी धारण विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पास्चुरेशन की क्रिया को अच्छी तरह से इसमें परिभाषित किया गया है। प्रक्रिया क्या होती है, पहले तापमान होता है जो 60 डिग्री से 85 डिग्री तक, फिर समय कितना लगता है, 15 सेकंड से 30 मिनट तक लग सकता है, तत्काल ठंडा करना होता है। अब इसकी जो प्रक्रिया है, पास्चुरेशन की विधियाँ हैं, उनको भी अच्छी तरह से समझाया गया है इसमें। तो ये आपकी जो पास्चुरेशन की विधियाँ हैं उनको
अच्छी तरह से समझाया गया है, सीक्वेंस वाइज समझाया गया है और उनके लाभ भी लिखे। अगला प्रश्न था खाद्य परिरक्षक का उदाहरण हमें समझाना है या फिर अपन ये चैनल वीडियो भेजी के। तो ये अपने प्रश्न अभी देख लिया था खाद्य परीक्षण का उदाहरण। तो अगर आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री व बायोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही मिल जाएंगे, वो भी कितने एकदम कम प्राइस में 100 RS में आपको दोनों ही सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है आपको, आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके नोट्स हैं वो भी दिला देंगे। वैसे हम चैनल पर लगातार ये मॉडल पेपर और इनके सॉल्यूशन लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।